जंगल में 5 बहू की आलीशान झोपड़ी। अरे नहीं, देखो वहाँ एक आदमी गिरा पड़ा है। भाभी चलिए चलकर देखते हैं उसे क्या हुआ है। अर्पिता और पूजा अपनी आलीशान झोपड़ी की गैलरी से एक आदमी को देखकर घबराने लगी जो कि बेहोश था। कहीं ऐसा ना हो कि वो मरा हुआ हो। ये तो वहाँ चलकर ही पता चलेगा। पूजा और अर्पिता डरती घबराती उस आदमी के पास पहुंची। वो आदमी काफी बुरी हालत में लग रहा था। अर्पिता ने उसकी नब्ज चेक की तो पाया कि आदमी अभी भी जिंदा है। भाभी देखिए, इसके पैर पर तो सांप के कांटे का निशान है। अरे नहीं पूजा, लगता है इसे सांप ने ही काटा है जिसकी वजह से इसका ये हाल हुआ है। अर्पिता ने जहर को ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए उस आदमी की टांग पर एक कपड़ा बांधा और फिर बाकी बहुओं को बुलाकर उसे अंदर लेकर गई। वहां सोनाक्षी उस आदमी के पैर पर अपने हाथों से बनी जड़ी बूटी लगाई और उसे जहर नाशक जड़ी बूटियों से बनी दवा पिलाई। लगता है इसे सांप ने अभी काटा, इसलिए ये बेहोश हो गया, लेकिन जहर का जोर शरीर में नहीं हुआ है। अच्छा हुआ कि हमने पहले से ही इस तरह की दवाइयां बना रखी थी, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती थी। दवा पीने के कुछ देर बाद शिकारी ने आंखें खोली। धीरे धीरे उसे होश आया तो खुद को एक आलीशान झोपड़ी में पाकर हैरान रह गया जो कि जंगल में बनी हुई थी। ये मैं कहाँ आ गया? मुझे यहाँ कौन लेकर आया? धीरज रखिए भाई साहब, हम आपको सब बता देंगे। इसके बाद बहुओं ने उसे सारी बात बताई जिस पर उसे काफी हैरानी हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरी मदद न करते तो मैं आज मर चुका होता। अरे नहीं भाई साहब, ये तो हमारा फर्ज था, लेकिन ये बताइए कि आप इतने घने और खतरनाक जंगल में आखिर करने क्या आए थे? मेरा नाम रंगा है और मैं एक शिकारी हूँ। मैं हमेशा की तरह यहाँ जानवरों का शिकार करने आया था। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, लेकिन आज तक मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आज हुआ। लेकिन आप ये बताइए कि इतने घने जंगल में आप इतने सारे लोग कब से रह रहे हैं? मैंने पहले कभी आपको नहीं देखा। ये मजबूरी भरी एक लंबी कहानी है। हम यहाँ खुशी से नहीं बल्कि मजबूर होकर रह रहे हैं। मानना पड़ेगा, आपने बहुत मेहनत करी है इस झोपड़ी को बनाने में। इतनी बड़ी झोपड़ी लोग गांव में भी नहीं बना पाते, आपने जंगल में बना डाला। अगर आप चाहो तो मुझे आप बता सकते हो सकता है मैं आपकी इसमें थोड़ी मदद कर सकूं। बहुओं ने रंगा पर यकीन कर लिया और फिर उसे अब तक की सारी कहानी बतानी शुरू की। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं ताया जी? बाबा आपके छोटे भाई थे और हम आपके बच्चे हैं। आप हमें इस तरह बेघर कैसे कर सकते हैं? तुम्हारे बाप ने कभी हमें बड़े भाई वाली इज्जत नहीं दी, इसलिए तुम और वो हमारे लिए कुछ नहीं लगते। यह मकान माँ जी ने हम दोनों भाइयों के नाम किया था, और मैं और तुम्हारा बाप। लेकिन अब जब तुम्हारा बाप ही नहीं रहा तो इस पर तुम्हारा भी कोई अधिकार नहीं है। ये मकान अब हमारा है। तुमने बहुत राज कर लिया इस पे, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, इसलिए चुपचाप जाओ, यहाँ से निकल जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मकान दादी सास ने आपके नाम किया हो। आप तो शुरू से ही अलग रहते हैं। कुछ तो शर्म करो, तुम अपनी देवरानी को छल कपट करके उसी के घर से निकाल रही हो। ताई सास, हम इतनी महंगाई में कहाँ भटकते फिरेंगे? रिश्ते के नाम पर नहीं तो कम से कम इंसानियत के नाम पर ही ऐसा मत कीजिए। लेकिन सरताज और कुमुद ने उनकी एक नहीं सुनी और पूरा परिवार को बेघर कर दिया। सभी ने घर से अपना सामान लिया और पैदल चलना शुरू किया। अब पूरा परिवार दर दर भटकता फिर रहा था। मुझे अब भी यकीन नहीं है कि दादी ने घर ताया के नाम भी किया होगा। उन्होंने हमारे साथ सिर्फ छल कपट किया है। जो भी हो, हमें उन कागजों का पता होना चाहिए था। कैसे पता चल पाता बेटा? तेरे बाबा एक ही हादसे में अचानक ही अब सबको छोड़कर चले गए। पहले तेरे बाबा और अब हमारी छत, दोनों हमसे छिन चुके हैं। इस पर पांचों बहू बेटों और बेटी रिया की आंखों में आंसू भर आए। उनके पास अब ठहरने के लिए अब कोई ठिकाना नहीं था और इसी तरह खाली मैदान में चलते चलते उन्हें काफी देर हो चुकी थी। मुझे लगता है कि अब हमें कहीं ठहर जाना चाहिए। हमें चलते चलते काफी देर हो चुकी है। सभी ने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक बड़ा पेड़ खड़ा हुआ था। पूरा परिवार उस पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया। उन्होंने पानी पिया और फिर वहीं आराम करने लगे। बेटा, हमें भटक कर ही क्या मिलेगा? ऐसे भटकने से कोई हमें घर थोड़ी ही ना दे देगा। हमें ऐसी ही किसी जगह पर रहना होगा। माँ जी ठीक कह रही हैं, हमें ऐसी किसी जगह पर या फिर इसी जगह पर रहना होगा। और हम ताया जी को भी इतनी आसानी से हमारा घर हड़पने नहीं देंगे। अभी चाहे हमें कैसे भी गुजारा करना पड़े, लेकिन हम अपना घर वापस लेकर रहेंगे। इसी तरह ये बात पुलिस तक पहुंच गई। सरताज ने वही नकली कागज दिखाकर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह ये बात कोर्ट तक पहुंच गई और अब इस पर कार्रवाई चल रही थी। न तो सरताज और न ही पांचों बहुओं का परिवार कोई भी उस मकान में नहीं रह पा रहा था। दिन गुजरे और अब पूरा परिवार उसी पेड़ के नीचे तिरपाल डालकर रहने लगा।
मजबूरी में हमें किस तरह समय बिताना पड़ रहा है। इसे एक तिरपाल के नीचे इतने बड़े परिवार का रहना आसान नहीं है। सच में माँ जी, हमें अभी यहाँ रहने में इतनी दिक्कत हो रही है और अगर बारिश आ गई तो बहुत ज्यादा परेशानी बन जाएगी। और कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ। पांचों बहुओं के पति काम पर गए हुए थे और पांचों बहुएं किसी तरह तिरपाल के नीचे समय बिता रही थी। अचानक ही आसमान में काली घटा घेर आई और तेज हवाओं की वजह से तिरपाल उड़ने लगी। अनुजा, पूजा, दिव्या, जल्दी करो, तिरपाल को पकड़ो नहीं तो ये उड़ जाएगी। मैं भी आपकी मदद करती हूँ भाभी। पांचों बहुएं और उनकी नंद रिया तिरपाल को कस के पकड़े हुए खड़ी थी। वहीं हवा की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। हे भगवान, क्या कम परेशानियां उठाई हमने, जो अब भगवान हम पर इतना कहर ढा रहा है। माँ जी, आप रोइए मत, ये तूफान सिर्फ कुछ देर का है, हमें कुछ नहीं होगा। और सच में तूफान थोड़ी ही देर में रुक गया और सभी की जान में जान आई। लेकिन कुछ ही पल गुजरे और आसमान में गरजते बादल खूब जोरों से उन पर बरस पड़े, जिससे तिरपाल के ऊपर पानी इकट्ठा होने लगा। माँ जी, हम सभी को यहाँ से निकलना होगा। तिरपाल के ऊपर बहुत सारा पानी भर चुका है। इस तरह ये तिरपाल या तो हम पर आ गिरेगी या फिर फट जाएगी। भाभी, आप सिर्फ बोल क्यों रही हैं? जल्दी से सारा सामान उठाइए। पांचों बहुओं ने सामान समेटना शुरू किया और बारिश की गति भी अब हवाओं के साथ अपने पूरे जोर पर पहुंच गई। तिरपाल काफी नीचे आ चुकी थी और जैसी पांचों बहुएं रिया और भावना उसके नीचे से निकली तो वो तिरपाल तेज आवाज से जमीन पर आ गिरी। उस पर रुका हुआ सारा पानी बहुओं की तरफ उछटा, जिससे उनकी भी चीखें निकल गई। हे भगवान, हे भगवान, मैं तो बहुत डर गई थी। पूजा, अनुजा, तुम दोनों तिरपाल को तय करके चलो, न जाने फिर किसी काम आ जाए। पांचों बहुएं भावना और रिया ने तेज बारिश में ही चलना शुरू की और उन्हें वहां दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था सिवाय एक जंगल के। पांचों बहुएं और रिया भावना को संभालती हुई जंगल की तरफ ले गईं। ये पेड़ काफी घने हैं, इसीलिए यहाँ बारिश का पानी नहीं आ रहा। लेकिन भाभी, ये शायद वो जंगल है जहाँ कोई नहीं आता जाता, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर रहते हैं। क्या कह रही हो रिया, यहाँ जंगली जानवर? हाँ भाभी, मैंने बचपन से सुना है कि हमारे गांव से कुछ दूरी पर एक जंगल है जो कि काफी बड़ा और खतरनाक है, और गांव से कुछ दूरी पर तो यही जंगल हो सकता है ना? मुझे नहीं लगता कि ये वो जंगल है, क्योंकि ऐसे जंगलों से तो जानवर बाहर गांव तक में आ जाते हैं। सभी बहुएं रिया की बात को मानने से इनकार कर रही थी, लेकिन तभी भावना बोली, हाँ बहू, रिया ठीक कह रही है, ये वही जंगल है। अब से कुछ सालों पहले जब रिया पैदा हुई थी तब तक इस जंगल से एक भेड़िया हमारे गांव में घुस आया था, लेकिन समय रहते उसे मार दिया गया, वरना तो ना जाने वो कितनों की जान ले लेता। इसका मतलब ये जंगल तो बहुत खतरनाक है, हमें यहाँ से अभी निकल लेना चाहिए। बहू, पहले ये जंगल खतरनाक माना जाता था, लेकिन अब इस जंगल का कोई जिक्र नहीं करता, और पता नहीं कि यहाँ अब जानवर हैं भी या नहीं। और इतनी तेज बारिश में हम कहीं नहीं जा सकते। कोई खतरनाक कोई जानवर नहीं हो सकता, लेकिन एक बेघर के लिए ये बारिश होती है। सभी भावना की बात से सहमत थे। बारिश रुकने पर कुछ ही देर में उनके पति भी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। अच्छा हुआ तुम जंगल के अंदर नहीं गए, वरना हम तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाते। लेकिन अब हम जंगल के अंदर ही जा रहे हैं अंकित जी, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। इस पर बहुओं के पति उन्हें जंगल के अंदर जाने से मना करने लगे, लेकिन उन्होंने उनकी नहीं सुनी। पांचों बहुओं ने अपने सामान में से कुछ कपड़ा निकाला और उसे लकड़ी पर बांधकर मिट्टी के तेल से आग जलाई, और इस तरह कई मशालें लेकर बहुएं जंगल के अंदर चली। ये जंगल बहुत घना है, जिसकी वजह से अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। हम यहाँ से ज्यादा दूर अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अंदर जानवरों का खतरा जरूर होगा। लेकिन भाभी, हम यहाँ भी नहीं रह पाएंगे। सुमित जी, हम यहाँ रहेंगे नहीं, बल्कि हम यहाँ से कुछ लेने आए हैं। हम तिरपाल डालकर नहीं रह सकते, उससे कोई फायदा नहीं, इसीलिए हमें अपना एक घर तैयार करना होगा। भाभी, घर तैयार करना बच्चे का खेल है क्या, जो यूं ही हो जाएगा? आप जानती तो है ना कि आप क्या बोल रही हैं। वरुण जी, घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ही नहीं, हम बाकी चीजों से भी घर बना सकते हैं। जब तक हमें हमारा मकान वापस नहीं मिल जाता, तब तक हम यहीं पर रहेंगे। बहुओं के पति इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं थे, लेकिन बहुओं ने जो सोच लिया था वो अब उसे करके ही दम लेने वाली थी। पांचों बहुओं ने मिलकर कुल्हाड़ी से लकड़ी तोड़कर एक झोपड़ी बनानी शुरू की। भाभी, ये झोपड़ी तो हम बाहर भी बना सकते थे, तो जंगल के अंदर बनाने से क्या मतलब? दिव्या, बाहर वही आंधी और बारिश का जोर रहेगा, और हम इतना मजबूत घर नहीं बना पाएंगे जो हर मौसम का सामना कर सके। इसीलिए हम घने पेड़ों की ओट में घर बनाएंगे। दिव्या की भी बात समझ आ गई और पांचों बहुएं मिलकर लकड़ियों को काटते हुए झोपड़ी बना रही थी। जब उनके पतियों ने उन्हें इस तरह काम करते हुए देखा तो फिर उन्होंने भी उसकी मदद करने की सोची और सभी ने मिलकर एक बड़ी झोपड़ी तैयार कर ली। इसमें उन्हें पूरा दिन लग गया। रात हो गई और अपने सोनाक्षी ने अपने साथ लाई एक लालटेन झोपड़ी के अंदर लटका दी।
काफी अच्छा काम किया है तुमने। अब जब तक हमें हमारा घर वापस नहीं मिल जाता तब तक हम यहाँ समय बिता सकते हैं। अब अगले दिन पांचों पति अपने काम पर वापस लौट गए और बहुओं ने वहीं स्टोव पर खाना बनाया और खाया। वैसे ये घर उतना भी बुरा नहीं, लेकिन बस यहाँ पर बहुत अकेलापन है क्योंकि दूर दूर तक कोई रहता जो नहीं है। माँ जी, और दिल छोटा मत कीजिए, देखना भगवान जी हमें बहुत जल्द हमारा घर वापस दिला देंगे। आखिर हमारे पति उस पर लगातार काम जो कर रहे हैं। इसी तरह झोपड़ी के बाहर बैठी हुई पांचों बहुएं भावना और रिया बातें कर रही थी कि तभी उन्हें कुछ आहट महसूस हुई। भाभी, आपने कुछ सुना? सभी बिना आवाज किए चुपचाप झोपड़ी के अंदर चलो, मुझे डर लग रहा है। डरना नहीं है बहू, अगर ये कोई जंगली जानवर हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। सभी सावधानी के साथ चुपचाप झोपड़ी में चले गए और उसकी लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। पांचों बहुएं लकड़ी के बीच की झिर्रियों से बाहर झांकने लगी। मुझे लगता है हम बेवजह ही डर गए, यहाँ तो कोई नहीं है। अनुजा ने इतना कहा ही था कि तभी एक तेंदुआ बिल्कुल उनकी झोपड़ी के सामने आकर कूदा, जिसे देखकर अनुजा चिल्लाने वाली थी, लेकिन पूजा ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चिल्लाने से रोक लिया। तेंदुआ जगह सूंघने लगा, वहीं झोपड़ी में सभी की जान हलक में आ गई थी। पता नहीं हमारे पति हमें छोड़कर क्यों चले गए, हम यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। कुछ देर बाद तेंदुआ इधर उधर सूंघ कर चला गया और सभी की जान में जान आई। शुक्र है भगवान का कि उस तेंदुए ने झोपड़ी में घुसने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब हमारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन भाभी, हमें तो रास्ते का भी कुछ पता नहीं है, तो हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? और अगर बाहर निकल भी गए तब भी कोई फायदा नहीं, हम फिर से भटकते फिरेंगे। अब बहुओं को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, वहीं उनके पास पानी का भी कोई स्रोत नहीं था, इसलिए बहुओं ने वहां से निकलना बेहतर समझा। इसी तरह चलते चलते वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंची जहां पर बहुत सारे बांस के पेड़ थे। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो कितने सारे बांस खड़े हुए हैं। ये जंगल तो सच में काफी अनोखा है, लेकिन संभल कर रहना, यहाँ भी कोई भी जानवर हो सकता है। ये बांस के पेड़ हैं और यहाँ कम जगह ऐसी है, ऐसे में यहाँ कोई बड़ा जानवर नहीं होगा। इतना सुनते ही पांचों बहुओं के दिमाग में आइडिया आया। शाम होने से कुछ देर पहले जब उनके पति वापस लौटे तो वो खाली झोपड़ी को देखकर काफी घबरा गए। उन्होंने लकड़ी की मशालें लेकर अपनी माँ, बहन और पत्नियों को ढूंढना शुरू कर दिया और इसी तरह ढूंढते ढूंढते वो भी वहीं बांस के पेड़ों वाली जगह में पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि पांचों बहुएं चारों तरफ मशालें लगाकर बांस से झोपड़ी बना रही थी। अरे तुम सभी वहां से यहाँ क्यों आ गए और ये सब क्या कर रहे हो? इस पर बहुओं ने उन्हें तेंदुए के बारे में सारी बात बताई, जिस पर उनके पति भी घबरा गए। अंकित जी, अब हमने सोच लिया है कि हम बांसों से एक बड़ी झोपड़ी बनाएंगे जो कि जमीन से कम 1 मंजिल की ऊंचाई पर खड़ी होगी, ताकि जंगली जानवर हम तक ना पहुंच सके, और इसमें हमें आपकी पूरी मदद चाहिए। बांस के पेड़ों से थोड़ी ही दूरी पर एक नदी बह रही थी, जहां से पानी का काम भी आसानी से किया जा सकता था, इसलिए पांचों पति इस बात पर राजी हो गए और उन्होंने भी एक बड़ी और ऊंची झोपड़ी बनाने में अपनी पत्नियों की मदद की। झोपड़ी को बांसों से अच्छा पेड़ों के तनों पर खड़ा करो ताकि इसमें मजबूती रहे। भावना की बात पर सबसे पहले पांचों बहू बेटों ने बहुत से पेड़ों के तनों को काटा और उन्हें एक साथ एक जगह लाकर खड़ा किया और इसी में वो काफी थक गई। अब इसी तरह दिनों के साथ साथ बांसों से वो अपनी झोपड़ी को बना रहे थे। पहले उन्होंने झोपड़ी की 1 मंजिल तैयार की, फिर दूसरी और फिर तीसरी। इस बीच पांचों बेटे भी काम पर नहीं गए और लगभग 6-8 दिन में झोपड़ी का छप्पर डलने के बाद एक आलीशान झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। यकीन नहीं होता, ये हमने बनाई है इतनी सुंदर। सुंदर तो बहुत है, लेकिन हमें हमेशा यहाँ नहीं रहना है, इसीलिए इसे ज्यादा दिल से मत लगाना। तभी से हम यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी दिक्कत का कोई हल नहीं निकल कर आया। पता नहीं अदालत से क्या फैसला सुनाया जाएगा। आपने मेरी जान बचाई है, अगर मुझसे आपके लिए कुछ हो सकेगा तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपकी इस आलीशान झोपड़ी को अच्छे से देखना चाहता हूँ। इस पर बहुओं ने रंगा को अपनी आलीशान झोपड़ी का एक एक कोना दिखाया। झोपड़ी 3 मंजिला बनी हुई थी, उसकी दीवारें गोल थी और हर मंजिल के बाहर एक बालकनी भी बनी हुई थी जहां कपड़े फैले थे। वहीं नीचे वाली मंजिल पर एक रसोई बनी हुई थी और सबसे नीचे वाली मंजिल के आगे एक छोटा सा आंगन था। झोपड़ी जमीन से लगभग 1 मंजिल की ऊंचाई पर थी, इसलिए नीचे उतरने के लिए बांस की सीढ़ी बनाई गई थी। अरे ये तो सच में कमाल है, आपने तो इन बांसों का इस्तेमाल करके बड़ी शानदार झोपड़ी बनाई है और ये कितनी मजबूत भी है। आप यहीं पर रहते रहिए ना। वो तो है, लेकिन जंगलों में कोई नहीं रहता और यहाँ दूर दूर तक सिर्फ वीराना है। साथ ही रात होने पर गहरा अंधेरा छा जाता है, इसीलिए हम हमेशा यहाँ नहीं रह पाएंगे। रंगा को सारी बात समझ आ रही थी। इसके बाद भावना ने रंगा को खाना खिलाया और कुछ ही देर बाद पांचों पति मुंह लटकाकर घर वापस लौटे। वो रंगा को देखकर हैरान हो गए, तो इस पर बहुओं ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन जो खबर उनके पति लेकर आए थे उसे सुनकर सभी की आंखें भर आईं।
अब हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे जिएंगे? हे भगवान, आखिर क्यों हम पर इतने जुल्म ढा रहे हो? लेकिन सुमित जी, ऐसा हुआ कैसे? हम इतनी आसानी से कैसे केस हार गए? ताया जी के पास घर के नकली कागज थे जिन पर उनका और पिताजी का नाम लिखा हुआ था, इसलिए हमें भी सबूत इकट्ठा करने के लिए कुछ दिन की मोहलत मिली थी, पर हमारे हाथ कुछ नहीं लग पाया, इसलिए अब हमारा घर ताया जी का हो चुका है। अरे लगता है अब हमें इस जंगल में ही जिंदगी काटनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, इस तरह छल कपट से कोई भी हमसे हमारी चीज नहीं छीन सकता। हम इस पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। अनुजा ठीक कह रही है, वो घर हमारा है और हम उसे वापस लेकर ही रहेंगे। लेकिन सोनाक्षी, वो अदालत है, वहाँ सबूत चलते हैं, शब्द नहीं चलते, और हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लगता है दादी ने घर के पक्के कागज बनवाए ही नहीं थे, जबकि बाबा तो उनके दिल के कितने करीब थे। अगर आपके पास बाबा अपनी माँ के बहुत करीब थे तो उन्होंने मकान उन्हीं के नाम करवाया होगा। आपको अपने उस घर में ही सबूत ढूंढना चाहिए। अंधेरा होने वाला है, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है घर में भी हमें कोई सबूत नहीं मिलेगा। इस तरह कोशिश करने से पहले ही अंजाम सोच लेना सही नहीं है। रंगा सही कह रहा है, पहले तुम सब वहाँ जाकर देखो, क्या पता वहाँ कुछ मिल जाए। रात हो चुकी थी और अभी वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने खाना खाया और अपना दिमाग शांत करने के लिए सो गए। उन्होंने रंगा को भी अपनी झोपड़ी की दूसरी मंजिल में सुला दिया। अगले दिन सुबह होने पर पांचों भाई एक आस लिए अपने पुराने मकान की तरफ चले। वहीं रंगा भी अपने घर को वापस लौट गया। जैसे ही वो अपने मकान के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका मकान आधे से ज्यादा टूट चुका था। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? अरे जल्दी से तोड़ो इस कच्चे मकान को, मुझे इसकी जगह एक पक्का और आलीशान मकान बनवाना है। सारी जमीन आंगन में घेर रखी है और रहने के लिए सिर्फ एक कमरा है। पता नहीं इतना बड़ा परिवार इस बिल में कैसे रह रहा था। अपने घर की यह हालत देखकर पांचों बेटों की आंखों में आंसू भर आए। वहीं उनका ताया उनके घर को बड़ी ही बेरहमी से तोड़वा रहा था। पांचों पत्नियां, उनकी बहन और भावना लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। पांचों पति बड़े ही बेबस होकर अपने घर को टूटते हुए देख रहे थे कि तभी एक मजदूर को वहां एक छोटा सा संदूक मिला और उसने वो संदूक सरताज के हाथ में लाकर दे दिया। अरे ये क्या है? हाँ, मुझे क्यों लाकर दे दिया? फेंक इस बकवास चीज को। इतना कहकर सरताज ने उस संदूक को दूर फेंक कर मारा, जिससे वो खुल गया और उससे कुछ चीजें बाहर निकल आईं। पांचों बेटों को पता चल चुका था कि संदूक उनकी दादी का है। उन्होंने उस संदूक की बिखरी चीजों को समेटना शुरू किया। तभी उसमें उन्हें एक कागज मिला। भैया, लगता है ये तो पांचों भाइयों ने देखा कि वो मकान के कागज थे जिन पर उनके पिता सुभाष का नाम लिखा हुआ था। बेटों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने सीधा उन कागजों को सरकार तक पहुंचाया, जिस पर सरकार ने सरताज से उनका घर तोड़वाने और बेईमानी करने पर सजा दी और वहीं पांचों बेटों को उनका घर वापस बनाने के लिए पैसा मिला। कुछ दिन बाद रंगा भी उनसे दोबारा मिलने आया। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। मेरे गांव के मुखिया का मैं खास शिकारी हूं और मेरी जान बचाने के बदले वो आपकी मदद करना चाहते हैं। रंगा के गांव के मुखिया ने भी उनका मकान बनवाने में मदद की और मकान के बनने तक वो अपनी वही आलीशान झोपड़ी में रहे। और जब मकान बनकर तैयार हो गया तो उन्होंने भारी मन से अपनी उस आलीशान झोपड़ी को अलविदा कहा और अपने नए घर में आकर रहने लगे।